हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का यशस्वी ब्राइट फ्यूचर एकेडमी बाय धनंजय सर यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका मित्र धनंजय सर। आप देख रहे हैं सीटेट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की सबसे भरोसेमंद और आसान क्लासेस। दोस्तों, बाल विकास ऐसी विषय है जो हर टीचर एग्जाम की रीढ़ है और अगर इसे सही तरीके से समझ लिया जाए तो 5 से 10 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। आप सभी की सुविधा के लिए इस पूरे टॉपिक की कॉन्सेप्ट नोट्स, पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेट मैंने तैयार रखा है। जो बच्चे सीरियस तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए यह पीडीएफ बहुत ही उपयोगी होगा। पीडीएफ लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दी गई है, उस नंबर पर कांटेक्ट करें, मैसेज करें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। क्लास शुरू करने से पहले अगर आपको शिक्षक बनने का सपना है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण क्लास आपको छूट नहीं पाए। आज इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बाल विकास शिक्षा शास्त्र से बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर, जो सीटेट, यूपीटेट, बहुत सारे एग्जामों में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलती है यहाँ से। आप सभी से अनुरोध है कि पहले प्रश्न को ध्यान से सुनिए, अपने मन में उत्तर सोचिए और फिर हम उसे पूरी थ्योरी के साथ एक्सप्लेनेशन करने का प्रयास करूंगा। तो जितने भी इसमें क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन आज लेकर आया हूँ सीटेट, सीडीपी, जो जीन पियाजे से संबंधित है कि जीन पियाजे से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये सभी का समीक्षा करेंगे हम इस आज का इस YouTube चैनल वीडियो पर। इसमें जितने भी सारे कॉन्सेप्ट है, सब सारे कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे एक एक करके, और जो भी क्वेश्चन हम बताने जाएंगे उसको विशेष करके ध्यान पूर्वक सुनिएगा, शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। हर कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन को समझ में आएगा। अब चाहिए देखने का प्रयास कीजिए कि हाँ, एक क्वेश्चन किस टाइप से एग्जाम और में पूछा गया है और कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है, उसका एक्सप्लेनेशन हम हर एग्जाम्पल देते चलेंगे। दोस्त याद रखिए, क्लास को पूरी देखना ही सफलता की पहली शर्त होगी। आप शुरू शुरू से अंत तक जरूर देखिए और हर वीडियो, हर क्वेश्चन के पीछे हम 4 ऑप्शन को एक्सप्लेनेशन करके बताएंगे कि कौन सी एक्सप्लेनेशन में कौन सी सवाल का कौन सी आंसर सही होगा, सटीक होगा। आप अपने आप से मन में सोचकर इसको कमेंट बॉक्स में आप जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसके बाद में हम आपको आंसर बताने का प्रयास करेंगे कि कौन सी क्वेश्चन का सटीक आंसर होगा, और सब जितने भी 4 ऑप्शन रहेंगे सभी ऑप्शन का हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। आप ध्यान से देखिए, ये जीन पियाजे से संबंधित प्रश्न रहेंगे जो एग्जाम आवर में पूछा गया है और जो आगे पूछेंगे उस टाइप से क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है। तो चलिए देरी न करते हुए मैं क्वेश्चन को प्रारंभ करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। पीछे वीडियो वाला आप जाके देख सकते हैं, सारा चीज एक्सप्लेनेशन किए थे कि जीन पियाजे क्या है, कैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत दिए हैं, क्या कि हर डिटेल आपको सारा चीज एक्सप्लेनेशन हम किए थे पिछले वाले वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम क्वेश्चन का सीरीज लेकर आए हैं जो पीछे वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन के साथ ही था। तो जीन पियाजे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब इसी टाइप से एग्जाम आवर में देखने को क्वेश्चन मिलता है, तो डायरेक्ट देखने को मिलता है इस टाइप से, और कब कब क्वेश्चन पूछी गई उसका एक सीरीज लेकर हम आए हैं। तो आज 15 मैंने 15 क्वेश्चन का एक सीरीज होगा। आप उसमें देखने का प्रयास कीजिए कि कितने क्वेश्चन को हम बना सकते हैं अपने मन से। अगर इस तरीका से अगर तैयारी है तो आप बिल्कुल आराम से सीटेट निकाल सकते हैं। अगर सीडीपी में जीन पियाजे से संबंधित जितने भी प्रश्न रहेंगे सब प्रश्न आपको आसानी से बन जाएंगे। तो चलिए आज का हम पहला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू हम लेकर आए हैं कि जीन पियाजे के अनुसार
क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और इसके बाद बनाने का प्रयास कीजिएगा कि जो भी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आज का है, जिन प्याजे से संबंधित आज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पर, कि उस क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि जीन पियाजे के अनुसार, देखिएगा ध्यान से, आप देखिए क्वेश्चन को, कि जीन पियाजे के अनुसार, एक मिनट रुकिएगा, मैं क्वेश्चन को डिटेल से समझ रहा हूँ। चलिए मैं क्वेश्चन को शुरू से प्रारंभ करता हूँ। जीन पियाजे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न MCQ। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देखिए। पियाजे के अनुसार जब बच्चा किसी नई जानकारी को अपनी पुरानी मानसिक संरचना में शामिल करता है तो उसे क्या कहलाता है? आप क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िएगा, समझिएगा, वीडियो को रोक कर देखिएगा और इसका जो सटीक सही जवाब होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में जवाब देने का प्रयास कीजिएगा और अंत में मिलाने का प्रयास कीजिएगा कि ये जीन पियाजे से संबंधित जितने भी प्रश्न का हम टिक किए उसमें कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए सही सही। इस चीज को लास्ट में एक्सप्लेनेशन कीजिएगा, इमेजिंग कीजिएगा। तो चलिए, पहले क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि पियाजे के अनुसार जब बच्चा किसी नई जानकारी को अपनी पुरानी मानसिक संरचना में शामिल करता है तो उसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन दिया गया समायोजन, एकोमोडेशन, आत्मसातकरण, साम्य धारणा, विकेंद्रीकरण। तो आप इसमें सभी ऑप्शन को आप डिटेल से देखिए, समझ के जवाब दीजिए कि कमेंट बॉक्स में इसका क्या सटीक जवाब होगी। तो पहले क्वेश्चन देता है समायोजन। आखिर समायोजन होता क्या है? समायोजन को हम क्यों समझते हैं? समायोजन से क्या संबंधित है? तो याद रखिएगा, समायोजन, इसमें कई नई जानकारी के कारण पुराने स्कीमा को बदलना या संशोधित किया जाता है। यानी हमें जानते हैं कि समायोजन में होता क्या है कि एक नई चीजों को पुरानी चीजों को नई चीजों में कन्वर्ट करना है, मैंने नई चीजों में बदल देना। समायोजन का ही होता है कि समायोजन, इनमें नई जानकारी के कारण पुरानी स्कीमाओं को बदलना या संशोधित किया जाता है। ऐसी प्रक्रिया को हम लोग समायोजन कहते हैं, एकोमोडेशन कहते हैं। आत्मसातीकरण क्या होती है? तो आत्मसातीकरण, यहाँ बच्चा नई जानकारी को बिना किसी बदलाव के अपनी मौजूदा स्कीमा में फिट कर लेता है, तो इस क्रिया को आत्मसातीकरण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आत्मसातीकरण क्या होती है कि यहाँ बच्चा नई जानकारी को बिना किसी बदलाव के अपनी मौजूदा स्कीमा में फिट कर लेता है, तो इस प्रक्रिया को आत्मसातीकरण कहते हैं। माने कि नई जानकारी को पुरानी जो है ना, बिना किसी बदलाव के पहले वाला चीज में फिट कर लेता है, इस चीज को आत्मसातीकरण कहते हैं। और फिर कहता है साम्य धारणाएं। ये साम्य धारणाएं क्या होती है? यह आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच संतुलन बनाने की एक मानसिक प्रक्रिया होती है। क्या होती है? मानसिक प्रक्रियाएं। आज कोई पूछेगा आपको साम्य धारणा, यानी कि पिछले वाला वीडियो में सारा एक्सप्लेनेशन किया गया है। साम्य धारणा क्या होती है, इक्विलिब्रेशन क्या होती है? तो साम्य धारणा होती है कि यह आत्मसातीकरण यानी एकोमोडेशंस है ना, समायोजन, एकोमोडेशन, एसिमिलेशन, ये दोनों जो है ना, ये एसिमिलेशंस एंड एकोमोडेशंस, ये जो आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच संतुलन बनाने की एक मानसिक प्रक्रिया है जिसे हम लोग साम्य धारणा कहते हैं। लास्ट में कहता है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण, आखिर ये विकेंद्रीकरण क्या होती है? तो विकेंद्रीकरण एक ही समय में किसी समस्या के एक से अधिक पहलुओं पर विचार करने की क्षमता को हम विकेंद्रीकरण कहते हैं।
क्या कहते हैं विकेंद्रीकरण में? क्या होती है कि एक ही समय में किसी समस्या के एक से अधिक पहलुओं पर विचार करना, मैंने उसको एक से अधिक तरीका से हल करने की क्षमता को विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो हम लोग ये क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि पियाजे के अनुसार जब बच्चा किसी नई जानकारी को अपनी पुरानी मानसिक संरचनाओं में शामिल करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं यानी कि आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण क्या होती है कि यहाँ बच्चा नई जानकारी को, मैंने नई जानकारी को अपनी पुरानी, मैंने क्या कहा जाता है कि आत्मसातीकरण का अर्थ क्या हुआ कि यहाँ बच्चा नई जानकारी को बिना किसी बदलाव के अपनी मौजूदा स्कीमा में फिट कर लेते हैं, यानी कि पुरानी मानसिक संरचनाओं में जोड़ लेता है। ऐसी प्रक्रिया को हम लोग आत्मसातीकरण कहते थे। इसका राइट आंसर, एक्चुअल में इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी पियाजे के अनुसार जब बच्चा किसी नई जानकारी को अपनी पुरानी मानसिक संरचनाओं में शामिल करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो आत्मसातीकरण कहा जाता है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग देखेंगे क्या है इससे क्वेश्चन। इस टाइप से क्वेश्चन आपको सीटेट में क्वेश्चन पूछी जाती है। आपको घुमा घुमा के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपको समझ में आ सके और बना सके। आगे कहता है कि एक बच्चा तर्क करता है कि चूंकि दूध का गिलास पतला और लंबा है इसलिए इसमें चौड़े बर्तन से ज्यादा दूध है। पियाजे के अनुसार बच्चा किस कमी से जूझ रहा है? इसमें आपको बताना होगा कि ये भी आपको पिछले के वीडियो में डिटेल से डिस्क्रिप्शन किया गया था। मैंने डिटेल से आपको बताया गया था, पिछले की वीडियो में आप देख सकते हैं। उसका कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दिया जाएगा, आप पीछे वाला वीडियो को जाकर एक बार देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। उसमें डिटेल से बताया गया था कि एक लंबे जो बर्तन है पुराने बर्तन में डिफरेंट क्यों पैदा नहीं कर पाता बच्चा, किस कारण, बस तो सारा चीज डिटेल से बताया गया था। तो हम लोग चलते हैं क्या कि इसका हम लोग ऑप्शन को देखते हैं कि एक बच्चा तर्क करता है कि चूंकि दूध का गिलास पतला और लंबा है इसलिए इसमें चौड़े बर्तन से ज्यादा दूध है। पियाजे के अनुसार बच्चा किस कमी को से जूझ रहा है, मैंने इसमें कौन सी कमी जिसके बारे में पता नहीं कर पा रहा है कि लंबा गिलास में ज्यादा दूध है चाहे चौड़ा गिलास में ज्यादा दूध है। तो पहला ऑप्शन दिया गया संरक्षण, कंजर्वेशन, जीववाद, मेनिनिज्म, अस्कीमा, अस्कीमा है ना, वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंसी। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन सी ऑप्शन इसमें क्या होगा। संरक्षण, आखिर संरक्षण क्या होती है, संरक्षण का अर्थ क्या होता है? तो संरक्षण यह वह कमी है जहां बच्चा नहीं समझ पाता है कि आकार बदलने पर मात्रा नहीं बदलती है, वह केवल ऊंचाई को देख रहा है। हम इस चीज में समझ सकते हैं कि ऊंचाई को ही देखकर वो समझ सकता है। क्या संरक्षण का अर्थ क्या होता है, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि यह वह कमी है जहां बच्चा नहीं समझ पाता कि आकार बदलने से उसकी मात्रा नहीं बदलती है, वह केवल ऊंचाई देख रहा है। ये सिर्फ ऊंचाई पर ही उसको डिपेंड रहता है कि जो ऊंचा है उसमें सबसे ज्यादा है, जो चौड़ा है उसमें कम है, ये उसकी माइंड में रहती है। लेकिन ऊंचाई के आधार पर ही देखता है। तो इसमें यही कह रहे हैं यानी कि क्या कि एक बच्चा तर्क करता है कि चूंकि दूध का गिलास पतला है और लंबा है इसीलिए उसमें चौड़े बर्तन से ज्यादा दूध है। पियाजे के अनुसार बच्चा किस कमी को से जूझ रहा है? तो संरक्षण, कंजर्वेशन की कमी से। इसका राइट आंसर कंजर्वेशन, संरक्षण होगा। क्योंकि संरक्षण में क्या होती है कि यह वह कमी है, मैंने व्यक्तियों में एक कमी है जहां बच्चा नहीं समझ पाता है कि लंबा है या चौड़ा है, दोनों में मात्रा सेम होगी या ज्यादा होगा। ये क्या होता है? कंजर्वेशन, संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार वह कमी है। सेकंड का था जीवाद। जीवाद में होता है कि एनिलिज्म क्या होती है? तो जीवाद निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानना, इसका दूध की मात्रा में तर्क से संबंधित नहीं है। क्यों तर्क से संबंधित क्यों है? जीवात्म का अर्थ क्या होता है? वो जीवों के बारे में कि जो भी जीव है उसको सजीव मानता है। कौन? जिस व्यक्ति की, मैंने जीवाद का अर्थ ही होता है, जीवाद में क्या होता है? निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानना, यही जीवाद है।
जीववाद एनालिज्म में क्या है कि निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानना, क्योंकि बच्चे लोग निर्जीव वस्तु को सजीव मानता है कब, जब सेकेंड स्टेज में होती है तब। ये पिछले की वीडियो में इसके बारे में डिटेल से आपको अध्ययन किया गया था, बताया गया था कि जीवाद में कब होती है, तो सेकेंड स्टेज में, यानी 2 से 7 वर्ष की उम्र में। आगे चलते स्कीमा। स्कीमा के बारे में बताया गया था, यह तो ज्ञान का एक मानसिक ढांचा है, किसी विशिष्ट तर्क की कमी का नाम ही है स्कीमा। जो पहले बार किसी भी चीज को, वस्तु को देख लिया, उसकी माइंड में जो फिट हो गया, वही उसका स्कीमा है। जब सबसे पहले बार वो देख लिया है और उसी को नए नए तरीका से ढांचा, उसी को नए नए तरीका से मॉडिफाइड कर करके बताते रहता हूँ। तो पहले बार जो भी चीज देख लिया, उसकी माइंड में जो बैठेगा, वो सबसे बड़ा चश्मा है। वस्तु स्थायित्व, ये ऑब्जेक्ट परमानेंसी क्या होती है, तो वस्तु स्थायित्व, छिपी हुई वस्तु को ढूंढना, जो कि शेषावस्था की विशेषताएं हैं। इसमें आपको बताया गया था कि वस्तु स्थायित्व का मतलब क्या होता है कि बच्चा के सामने कोई भी खिलौना को अगर कहीं आप छिपा देते हैं, तो उस खिलौना को खोज सकता हो। यही होता है वस्तु स्थायित्व का परमानेंट, यानी ऑब्जेक्ट परमानेंसी का गुण उसमें आया था बच्चा में। बच्चा के सामने कोई भी चीज, खिलौने को अगर आप कहीं लुका देते हैं, छिपा देते हैं, तो बच्चा उस खिलौने को खोज सकता है। ये होता है वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंसी का गुण। चलिए अगले हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। इसी तरह से जितने भी इसका 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन के साथ एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है। यानी कि कहने का मकसद क्या हुआ कि एक प्रश्न में 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को डिटेल से एक्सप्लेनेशन करने का मतलब कि आपको एक क्वेश्चन में 4 प्रश्न छिपे हुए, 4 प्रश्नों का सटीक जवाब यहाँ पर मिल सकता है। तो आप बताइएगा कि मैंने कि ये वीडियो कैसा आपको लग रहा है। आप कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिएगा और ये प्रयास कीजिए कि हर क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करें और सही और सटीकता पूर्वक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहता है कि वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंसी का गुण पियाजे के किस अवस्था में विकसित होता है। वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंसी का गुण पियाजे की किस अवस्था में विकसित होता है, ये चीज को समझना है। तो हम इस चीज को समझते हुए जैसे हम आपको बताएं ऑब्जेक्ट परमानेंसी का गुण किस अवस्था में होती है, तो चलिए हम लोग सारा ऑप्शन को पहले देखते हैं, समझते हैं, इसके बाद हम आपको डिटेल से बताते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है, यहाँ बच्चा प्रतीकों का प्रयोग करता है, लेकिन वस्तु स्थायित्व तो पहले ही आ चुका होता है। ये गुण होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होती है वहां कि वह होता है कि यहाँ बच्चा प्रतीकों का प्रयोग करता हो, तो प्रतीकों का प्रयोग करके समझने का प्रयास करता है, लेकिन वस्तु स्थायित्व तो पहले से ही आ चुका होता है। वस्तु स्थायी यानी पहले से ही जानता हो, लेकिन यहाँ पर कि प्रतीकों को समझकर किसी वस्तु को देख पाता हो। अब मूर्त सक्रिय सक्रिय अवस्था, मूर्त सक्रिय अवस्था है, तो इसके बारे में भी आपको बताया तो मूर्त सक्रिय अवस्था, इस अवस्था में बच्चा तार्किक वर्गीकरण और संरक्षण सीखता है। किस अवस्था में, मूर्त सक्रिय अवस्था में बच्चा तार्किक वर्गीकरण और संरक्षण करने के लिए सोचता है और सीखता है। चलिए अगला है संवेदी पेशीय अवस्था। तो संवेदी पेशीय अवस्था 0 से 2 तक होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंट 0 से 2 तक होता है, सेंसरी मोटर स्टेज इसको कहा जाता है संवेदी पेशीय अवस्था को। तो ये होता है 0 से 2 वर्ष तक। इस अवस्था में, इस अवस्था के अंतर्गत बच्चा समझ जाता है कि वस्तु ओझल होने पर भी गायब नहीं होती है। इस अवस्था में बच्चा क्या समझता है कि कोई भी चीज, वस्तु को ओझल होने पर भी वस्तु गायब नहीं होती, इस चीज को समझता है, यानी संवेदी पेशीय अवस्था में। तो इसमें क्या कहता है, ऑब्जेक्ट परमानेंसी का गुण कब आ जाती है, ते आपको 0 से 2 वर्ष तक के बीच में, मैंने कि हाँ सेंसरी मोटर स्टेज में। तो इसका सटीक आंसर सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा, संवेदी पेशीय अवस्था। इस अवस्था में ही बच्चा लोग समझता है
कि मान के चले कोई भी वस्तु को अगर हम छिपा देते हैं तो समझ आते कि कहीं पे लुकाया गया हो, वो नहीं समझता कि गायब हो गया हो, ये चीज को समझता है। ऑप्शन नंबर डी बोलता है औपचारिक सक्रिय अवस्था। औपचारिक सक्रिय अवस्था, यहाँ बच्चा जटिल अमूर्त समस्याओं को हल करने में सक्षम होता है। ये आपको मैंने कहने का मकसद, औपचारिक सक्रिय अवस्था क्या होता है कि जटिल जटिल अमूर्त समस्याओं को हल करने में सक्षम होता है, उसी को औपचारिक सक्रिय अवस्था कहा जाता है। चलिए अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न में आपको बोलता है यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ कि नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है कि पियाजे पियाजे के अनुसार ज्ञान के छोटे छोटे पैकेट या मानसिक संरचनाएं जो सूचना को व्यवस्थित करती है क्या कहलाती है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, इस टाइप से क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। पियाजे के अनुसार ज्ञान के छोटे छोटे पैकेट या मानसिक संरचना जो सूचना को व्यवस्थित करती है क्या कहलाती है। तो फर्स्ट में आता है स्कीम्स। तो स्कीम्स का अर्थ क्या होता है, ये चीज को हम लोग समझेंगे कि स्कीम्स क्या होते हैं। तो स्कीम्स यह वह व्यवहार से गठित पैटर्न है जैसे टाई बांधना, लेकिन मानसिक संरचना के लिए स्कीमा सटीक है। क्या है, सटीक स्कीमा होगा, लेकिन स्कीम्स का मतलब क्या होता है, यह व्यवहार से संगठित पैटर्न है जैसे टाई बांधना, ये भी एक तरीका से कला हो गया, लेकिन मानसिक संरचना के लिए स्कीमा सटीक होगा। अगर मानसिक के लिए देखा जाए तो इसमें स्कीमा ही सटीक होगा, ये फर्स्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका राइट आंसर आपको बी होगा। स्कीमा का मतलब ये आप जान रहे हैं कि स्कीमा क्या होता है, पियाजे के संज्ञानात्मक संरचना की इकाइयों की स्कीमा कहा जाता है जो दुनिया को समझने में सोचे जा सकते हैं। यानी कि पियाजे ने क्या कहा है, पियाजे के अनुसार क्या बोला गया है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक संरचना की इकाइयों को स्कीमा कहा है जो दुनिया को समझने के सांचे हैं, या दुनिया को समझने की सांचे, जब सबसे पहले बार जब किसी भी चीज के बारे में जानकारी अध्ययन करना, यानी माइंड में सेट करना, बैठाना, ये स्कीमा है। संक्रिया क्या होती है, इसका अर्थ है किसी समस्या को हल करने के लिए किया गया मानसिक कार्य, मेंटल एक्शन कहा जाता है इसको। यानी कि इसका क्या है, संक्रिया का अर्थ क्या होता है, फिर से मैं एक बार समझा रहा हूँ। संक्रिया का अर्थ क्या होता है कि इसका अर्थ यह है कि किसी समस्या को हल करने के लिए किया गया मानसिक कार्य, है ना, मानसिक कार्य को ही हम लोग संक्रिया कहते हैं। अनुकूलन का मतलब आप जान ही रहे कि अनुकूलन क्या होते हैं, वातावरण के साथ तालमेल बैठाने की प्रक्रिया को ही हम लोग अनुकूलन कहते हैं, जिसमें आत्मसातकरण प्लस समायोजन दोनों सम्मिलित रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, क्योंकि समय के अभाव में आज का अंतिम प्रश्न 5 तक ही लेते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में हम और आगे इस बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि एक 5 वर्ष की बच्ची मानती है कि उसकी गुड़िया को भूख लगती है, यह सोच क्या कहलाती है। अब देखिए बताया गया था कि 2 वर्ष से 7 वर्ष की, जो सेकेंड में जो बताया गया था सेकेंड स्टेप में, तो 2 से 7 वर्ष की एज जो बताया गया था, उसी क्रम में यहाँ पर देखिए 5 साल की लड़की है। तो अब इसमें बताया गया था क्या कि इगोसेंट्रिज्म, है ना, इगोसेंट्रिज्म का मतलब क्या होता है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो इगोसेंट्रिज्म इसका अर्थ है यह सोचा जाता है कि दुनिया वैसे ही देखती है, मासूम करती है, मानी दुनिया ऐसे ही देखती है जहां महसूस करती है कि जैसे बच्चा स्वयं है, वो अपने आप को स्वयं समझने का, अस्तित्व को समझने का सिद्ध करता है वो। उसको सेंट्रिज्म कहा जाता है, ईगोसेंट्रिज्म खुद को। जीवात्म का मतलब आप जान रहे हैं कि जिसमें जीव का अंश है, तो यहाँ पर वही समझ रही बच्ची, 5 साल की बच्ची गुड़िया से मानती कि गुड़िया को भूख लगी, यानी कि जीवात्म, एनिलिज्म,
यानी कि जीवाद क्या होती है कि निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना ही जीवात्म कहलाता है। तो यही आपका आंसर यहाँ सटीक होगा, माने कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5। विकेंद्रीकरण का मतलब आप जान ही रहे हैं कि विकेंद्रीकरण में बताया गया कि यह तो जीवाद की विपरीत है। यहाँ बच्चा वस्तुओं तरीके से सोचता है। अपरिवर्णीयता, अपरिवर्णीयता का मतलब क्या होता है, किसी क्रिया को मानसिक रूप से वापस न कर पाने की समर्थता को हम लोग अपरिणीयता कहते हैं। तो आज का ये अंतिम प्रश्न था। अब हम अगले वीडियो में इससे आगे जितने भी 6, 7, 8, 9 आगे जितने भी प्रश्न हैं सभी को प्रश्न को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ये यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार से वीडियो को देखने के लिए। आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जवाब दें, और अगले वीडियो को प्राप्त करने हेतु आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जितने भी हम वीडियो अपलोड करेंगे सब सारा नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल तक पहुंच जाएगी। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद। हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धनंजय सर। ये आपको यशस्वी ब्राइट फ्यूचर एकेडमी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर आपको स्वागत है। मैं पिछले वीडियो में आपको डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 5 तक। ये जीन पियाजे से संबंधित प्रश्न है। ये जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम सीरीज लेकर आया हूँ। पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस किए थे। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 को, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो सीटेट में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए समय विलंब न करते हुए मैं क्वेश्चन को प्रारंभ करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6, तो पिछल की वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस किया गया था, बता दिया गया था। अगर नहीं देखे होंगे तो पिछल की वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक डिटेल से बताया गया था 4 ऑप्शन को एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए आज मैं क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि पियाजे, जो क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि पियाजे किस अवस्था में सच्चा अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट समस्याओं पर तार्किक रूप से सोचने में सक्षम हो जाता है। क्या कहता है, पियाजे कि किस अवस्था में बच्चा, मैंने पियाजे द्वारा कहा गया है कि कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट समस्याओं पर तार्किक रूप से सोचने में सक्षम हो जाता है। तो हम लोग बताए थे पिछले की वीडियो में ही, सबसे पहले एक्सप्लेनेशन किए थे जो पीछे वाला वीडियो में, कि कौन सी अवस्था में बच्चे तार्किक रूप से एब्स्ट्रैक्ट से थिंकिंग करना प्रारंभ कर देता है। तो चलिए हम लोग पहले ऑप्शन को एक्सप्लेनेशन करते हैं, इसके बाद समझने का प्रयास करेंगे। संवेदी पेशीय अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था ये क्या होती है? यहाँ चिंतन केवल इंद्रियों और शारीरिक गति पर ही सीमित रहता है। संवेदी पे यानी कि संवेदी कहने का मतलब अपनी अवस्था, यानी सबसे पहला अवस्था को संवेदी पेशी अवस्था कहा जाता है, जिसको 0 से 2 वर्ष तक की होती है। तो इसमें क्या होती है कि बच्चा लोग चिंतन केवल अपने इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों, शरीर की गति पर ही सीमित हो जाती है। इससे ज्यादा उन्होंने नहीं सोच पाता है, उसके दिमाग उतना डेवलप नहीं हो पाते हैं। अतः संवेदी पेशी अवस्था में बच्चा लोग उतना सोचने पर विवश नहीं होते हैं। वो जब भी सोचते हैं, चिंतन करते हैं, तो अपने ज्ञान इंद्रियों, हाथ, शरीर की सहायता से। चलिए हम लोग सेकंड देखते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है कि यहाँ चिंतन तार्कहीन, अहं केंद्रित और जादुई धारणाओं पर आधारित होती है। ये क्या क्या होती है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है कि यहाँ पर चिंतन तर्कहीन होता है, यानी कोई तर्क नहीं होता है। अहं केंद्रित, खुद को अपने आप पर निर्भर होती है, और जादुई धारणाओं पर आधारित होती है कि जैसे भूत आ गया, ये सब सारा चीज पर उन्होंने डरना प्रारंभ हो जाता। मैंने उस टाइप से उन्होंने डरना प्रारंभ, इस चीज को भी उन लोग कभी दिमाग डेवलप नहीं होती पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। इसमें बच्चा आपको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 2 से 7 वर्ष की उम्र तक की होती है। तो इसमें बच्चा लोग को ये भी दिमाग उतना डेवलप नहीं कर पाता है कि किस प्रकार से क्या, अगर उसको डरा दीजिएगा कि बच्चा भूत है यहाँ, तो बच्चा डर के मारे भाग जाएगा।
तो वहां पर भी तर्कहीन, मैंने तर्क वो नहीं दे पाता कि हाँ भूत कैसे हो सकता है नहीं है, इस चीज की तर्क नहीं कर पाता है। तो वहां पर इसको बोला जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये भी आपको अच्छी तरह से सोच नहीं सकता है। फिर अगला आता है क्वेश्चन, मूर्त सक्रिय अवस्था। मूर्त सक्रिय अवस्था में क्या होती है कि यहाँ पर तर्क विकसित होता है, यहाँ पर तर्क करना प्रारंभ करता है। मूर्त सक्रिय अवस्था में यहाँ पर बच्चे लोग यानी कि 7 से 11 वर्ष की उम्र तक हो जाते हैं, यहाँ पर बच्चे लोग तर्क करना प्रारंभ होता है कि भूत कैसा है दिखाओ, हमें भूत हमको नहीं देखे, चलो हमको भूत दिखाओ कैसा होता है, ये तर्क करना प्रारंभ करता है। तो इसको बोला जाता है तर्क विकसित हो जाता है यहाँ पर। लेकिन वह केवल ठोस जो सामने है वस्तुओं तक ही सीमित होता है, ये ज्यादा नहीं होती है। बस देख लिया ठोस कि हाँ ये भूत है प्रेत है, नहीं है नहीं, कोई चीज नहीं, बस वहीं तक उसकी सीमित हो जाती है। औपचारिक सक्रिय अवस्था, ये जो है ना औपचारिक सक्रिय अवस्था जो 11 वर्ष से ऊपर तक होती है, तो इसमें व्यक्ति लोग उच्च सोच विचार करना प्रारंभ करते हैं। इसी अवस्था में बच्चे लोग सोचता है कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, हर चीज सोच का विकसित होता है, विकास होता है। इसमें क्या कहता है कि पियाजे किस अवस्था में बच्चा अमूर्त अब्स्ट्रैक्ट समस्याओं पर तार्किक रूप से सोचने में सक्षम होते हैं। तो तार्किक रूप से सोचने के लिए सक्षम होते हैं ये औपचारिक क्या होते हैं, जो 11 से प्लस जो होते हैं ना, 11 वर्ष से प्लस होते हैं, तो इसी अवस्था में सोचना प्रारंभ करते हैं। औपचारिक सक्रिय अवस्था में क्या होता है यहाँ कि इस अवस्था में बच्चा अमूर्त सिद्धांतों को भविष्य की कल्पनाओं पर तर्क कर सकता है, फ्यूचर पर। तो इसीलिए आपका माने कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। जो बच्चा अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एकदम तार्किक के साथ आपको कर सकता है, तर्क पूर्वक दे दे कर आपको थिंकिंग कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में कहता है यहाँ कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चा अपने वर्तमान स्कीमा में बदलाव करके नई जानकारी के साथ तालमेल बिठाता है, क्या कहलाते हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन को समझिए पहले नंबर, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चा अपने वर्तमान स्कीमाओं में बदलाव करके नई जानकारी के साथ तालमेल बैठाता है, क्या कहलाता है। तो इसके बारे में भी आपको बताया गया था कि जैसे पहले स्कीमा में बदलाव करेगा तो क्या क्या कहलाएगा, आत्मसात या समायोजन कहलाएगा, ये सारा चीज बताया गया था। तो चलिए हम लोग ऑन द पॉइंट पे चलते हैं, 4 ऑप्शन को पहले डिटेल से देखते हैं, इसके बाद आप खुद जवाब दे सकते हैं कि इसमें क्या होनी चाहिए। तो पहला कहता है आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण क्या होता है, इसमें स्कीमाओं को बदला नहीं जाता है बल्कि जानकारी को पुराने ढांचे में फिट किया जाता है। याद रखिएगा, आत्मसातीकरण क्या होता है, इसमें स्कीमाओं में बदलाव नहीं किया जाता है बल्कि जानकारी को पुराने ढांचे में फिट कर दिया जाता है, ऐसी प्रक्रिया को आत्मसातीकरण कहते हैं। अब समायोजन में क्या होता है, एकोमोडेशन में क्या होती है कि समायोजन जब पुरानी स्कीमा काम नहीं आती है तो बच्चा नई जानकारी के अनुसार अपनी मानसिक संरचनाओं में बदलाव कर लेते हैं, ये प्रक्रिया को हम लोग समायोजन कहते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में ही नहीं कह रहा था कि वर्तमान स्कीमाओं में बदलाव करके नई जानकारी के साथ तालमेल बैठाया जाता था, क्या कहलाता है, समायोजन। क्या कहलाता है, समायोजन, एकोमोडेशन। अब कहता है संगठन। संगठन के बारे में भी आप जानते हैं कि संगठन क्या होता है, नई प्राप्त सूचनाओं को आपस में जोड़कर एक व्यवस्थित तंत्र बनाना ही संगठन कहलाता है। संगठन क्या होता है कि नई प्राप्त सूचनाओं को आपस में जोड़कर एक सुव्यवस्थित तंत्र बनाना, एक संचय बनाना ही संगठन कहलाता है। अब चलते को ऑप्शन नंबर डी कहता है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण क्या होता है कि एक ही स्थिति में विभिन्न आयामों को एक साथ समझने की योग्यता ही विकेंद्रीकरण कहलाता है। मैंने अलग अलग तरीकों से समझना, एक सोल्व क्वेश्चन रहेगा उसको अलग अलग तरीकों से समझना ही
विकेंद्रीकरण कहलाता है। चलिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये जो क्वेश्चन कर रहा था उस तरीका से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे तो समायोजन ही, एकमोडेशन ही होगा, जो स्कीमाओं में बदलाव करके एक नई तरीका से तालमेल करके तालमेल बैठाता है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, किस अवस्था में बच्चा परावर्तिक क्रियाओं, रिफ्लेक्स एक्शंस के माध्यम से सीखता है? किस अवस्था में, यानी पियाजे के द्वारा किस अवस्था में बच्चा परावर्तिक क्रियाओं, रिफ्लेक्स एक्शन के माध्यम से सीखता है? तो चलिए, हम लोग पहले नंबर एक सारा चीज डिटेल से इसको एक्सप्लेनेशन करते हैं। संवेदी पेशी अवस्था, तो ये संवेदी पेशी अवस्था के बारे में बताया गया था कि संवेदी पेशी अवस्था है क्या। शुरुआती महीने में बच्चा चूसने और पकड़ने जैसी जन्मजात क्रियाओं से सीखता है, यानी बच्चा जब 0 से 2 वर्ष के बीच में जब होता है तो बच्चा किसी भी चीज को पकड़ कर सीधे मुंह में लगा देता है। अब देखे होंगे कि कोई भी वस्तु अगर उसको दीजिएगा, सीधे हाथ से पकड़ेगा, सीधे मुंह में ठेका देगा, मुंह में लेना स्टार्ट कर देता है, उससे चूसने का प्रयास करता है। ये होता है संवेदी पेशी अवस्था में, जिसको सेंसरी मोटर स्टेज भी कहा जाता है। 0 से लेकर 2 वर्ष के बीच में होती है। मूर्त संक्रिय अवस्था, मूर्त संक्रिय अवस्था के बारे में बताया गया था कि यहाँ बच्चा स्कूल जाने की उम्र में होता है, यहाँ से बच्चा लोग स्कूल जाना प्रारंभ करता है मूर्त सक्रिय अवस्था में। ये जाना प्रारंभ कर जाता है जो जटिल समस्याओं को, नियमों को सीखता है। ये मूर्त संक्रिया अवस्था में क्या होता है, यहाँ बच्चा भाषा और प्रतीकों को खेलने के माध्यम से, मूर्त संक्रिया अवस्था, तो मूर्त संक्रिया अवस्था में यहाँ बच्चा जानने के लिए उम्र क्यों होता है, यानी कि बच्चा स्कूल जाने के लिए इच्छुक होता है और स्कूल में जाने के बाद नई नई चीजों को सीखने प्रारंभ कर देता है, जटिल समस्याओं को सीखना प्रारंभ कर देता है। ये होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि आपको 0 से लेकर 2 से लेकर 7 वर्ष तक की उम्र की होती है, और 7 से 11 वर्ष की उम्र को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। औपचारिक 11 से लेकर ऊपर 11+, ये चीज याद रखिएगा। संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 7 से 11 तक की होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 2 से लेकर 7 तक की होती है। औपचारिक 11+। तो हम लोग चलते हैं सी में, क्या कहता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या आता है, यहाँ बच्चा भाषा और प्रतीकों, खेलों के माध्यम से दुनिया को समझता है। कौन? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर बच्चा भाषा और प्रतीकात्मक खेलों के माध्यम से दुनिया को समझता है। आता औपचारिक सक्रिय अवस्था, तो औपचारिक सक्रिय अवस्था में यहाँ बच्चा वैज्ञानिक और दार्शनिक चिंतन के स्तर को पहुंच जाता है, यानी यहाँ पर जाने का मतलब बच्चा पूर्ण रूप में हर चीज को सोचना प्रारंभ कर देता है, हर चीज पर सोच कर डिस्कस करना प्रारंभ कर देता है। तो इसका यानी कि क्वेश्चन क्या कर रहा था, किस अवस्था में बच्चा परावर्तीय क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन के माध्यम से सीखता है? तो आपको संवेदी पेशी अवस्था से सीखता है। क्यों? परावर्तक क्रियाओं, यानी कि किस अवस्था में रिफ्लेक्स एक्शन के माध्यम से सीखता है, तो संवेदी पेशी अवस्था से। बच्चे लोग अपने शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नवा क्वेश्चन नंबर 5, 9th। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो हम लोग चलते हैं, समझते हैं कि क्या क्या चीज है। भाषा, पहला नंबर भाषा दिया गया है। तो पियाजे ने इस विचार पर परिणाम दिया, माना है कि मुख्य कारक नहीं है, यह वाइगोट्स्की की मुख्य विचार से माना जाता है। मैंने कि भाषा पर पियाजे कभी कहे ही नहीं है। भाषा की अगर जब बात आ जाता है
तो बाइकोट्स्की ही सबसे मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा की जाती है कि भाषा का जहां पर अगर बात आती है तो बाइकोट्स्की, लेकिन पियाजे भाषा को मान्यता नहीं दिए गए। पियाजे ने इस विचार को नहीं परिमाण को माना ही नहीं है, यानी भाषा अगर बात आता है तो बाइकोट्स्की है। सेकंड कहते हैं सामाजिक अंतःक्रिया, तो सामाजिक अंतःक्रिया यानी पियाजे इसे महत्वपूर्ण मानते थे। मैंने पियाजे का एक नाम था कि समाज से ही बच्चा सीख सकता है, ये पियाजे का भी मानना था, जो स्वयं के अनुभव से कम है। याद रखिएगा, पियाजे इसे महत्वपूर्ण मानते थे लेकिन ये स्वयं के अनुभव से कम है। सामाजिक अंतःक्रियाएं, भौतिक विश्व के साथ अनुभव, ऑप्शन नंबर सी बोलता है भौतिक विश्व के साथ अनुभव। तो पियाजे के अनुसार बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है। मैंने भौतिक विज्ञान के साथ अगर अनुभव देखा जाए तो पियाजे ने क्या कहता है, पियाजे ने क्या कहे हैं कि पियाजे के अनुसार अगर माना जाए तो पियाजे के अनुसार बच्चा नन्हा वैज्ञानिक के रूप में माना जाता है, जो पर्यावरण को टटोलकर ज्ञान प्राप्त करता है। एक कौन कहे? जीन पियाजे ने। जीन पियाजे की अगर भौतिक विश्व की एक साथ अगर अनुभव की बात कहे तो विश्व भौतिक अनुभव के अनुसार उन्होंने यही बताया कि बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है। ये भी सवाल आ सकता है कि बच्चा नन्हा वैज्ञानिक किसने बताया? तो जीन पियाजे ने। आगे आता है पुनर्बलन। पुनर्बलन का मतलब क्या होता है? यह व्यवहारवादी की अवधारणा है। पियाजे आंतरिक अभिप्रेरणाओं और खोजों पर जोर देते थे। हमेशा वो क्या करते थे? जोर किस चीज पर देते थे पियाजे? तो पियाजे आंतरिक अभिप्रेरणाओं और खोज पर जोर देते थे। ये चीज को याद रखिएगा। यानी कि पुनर्बलन का मतलब क्या होती है? यहाँ व्यवहारवादी की अवधारणा है, जो पियाजे आंतरिक अभिप्रेरणाओं को खोज पर जोर देते थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फिर से एक बार देख लेते हैं। पियाजे के अनुसार भाषा संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो भौतिक विश्व के साथ अनुभव प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यानी क्या कहते हैं? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? भौतिक विश्व के साथ अनुभव। यानी इसमें क्या कहते हैं कि पियाजे के अनुसार बच्चा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो पर्यावरण से टटोलकर खुद को सीखते हैं। ये जीन पियाजे के का नाम थे। चलिए आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, वो आज का ये अंतिम प्रश्न है। हम 5-5 प्रश्नों का एक सीरीज लेकर आते हैं जिसमें आप अपने आप से प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन को कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, और हर प्रश्न के पीछे 4 ऑप्शन का डिटेल्स एक्सप्लेनेशन में कर रहा हूँ, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है विकेंद्रण, है ना, डिस्टेंशन की क्षमता किस अवस्था की मुख्य विशेषता है? विकेंद्रण की क्षमता किस अवस्था की मुख्य विशेषता है? तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं इसका ऑप्शन। संवेदी पेशीय अवस्था। संवेदी पेशीय अवस्था यानी यहाँ बच्चा पूरी तरह से आत्म केंद्रित होता है। संवेदी पेशीय अवस्था, यहाँ बच्चा पूरी तरह से आत्म केंद्रित सेल्फ सेंट्रेशन होता है। सेकंड कहता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यहाँ केंद्रीकरण सेंट्रेशंस होता है, जहाँ केवल एक पहलू पर अटक जाता है, दो पहलू के बारे में नहीं सोच पाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष के बीच में होती है। यहाँ बच्चा एक से अधिक पहलुओं पर ध्यान देना, विकेंद्रीकरण और संरक्षण करना सीख जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। इनमें से कोई नहीं तो इनमें से आपको सी ऑप्शन होगा।
विकेंद्रीकरण की क्षमता किस प्रकार की मुख्य विशेषताएं हैं? तो मूर्त संक्रियात्मक व्यवस्था है। इसमें क्या होती है कि बच्चा एक से अधिक पहलुओं पर ध्यान देना और संरक्षण करना सीख जाता है। तो आज का यही तक क्वेश्चन था। अब अगले वीडियो में 11 से लेकर 15 तक एक सीरीज बताई जाएगी जिसमें 4 ऑप्शन रहेंगे। 4 ऑप्शन का इसी प्रकार से डिटेल से एक्सप्लेनेशन की जाएगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। जो भी प्रॉब्लम हो, जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए सीटेट से, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। मैं आपको अगली वीडियो में उसी पर चर्चा करके एक नई वीडियो बनाई जाएगी जहां पे आपको डाउट होगा उस डाउट को क्लियर की जाएगी। तो आज की वीडियो यहीं तक। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कीजिए। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगले अगर क्वेश्चन अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धनंजय सर। यशस्वी ब्राइट फ्यूचर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपको स्वागत है। मैं पिछले वीडियो में डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 10 तक, जो जीन पियाजे से संबंधित प्रश्न थे। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था, जो एग्जाम हॉल में डायरेक्ट देखने को मिलता है। तो जीन पियाजे से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट है, सब कॉन्सेप्ट को हम क्लियर किए हैं। और वहां तक पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस किए थे, 4 ऑप्शन को एक्सप्लेनेशन के साथ। आज हम उसी को कड़ी को बढ़ाते हुए आज क्वेश्चन नंबर 11 को लेकर आए हैं। 11 से 15 तक आज क्वेश्चन सीरीज होगी। इसमें भी 4 क्वेश्चन रहेंगे। सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस की जाएगी। तो चलिए देरी न करते हुए मैं क्वेश्चन को प्रारंभ करता हूँ। अगर इससे पीछे वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप लोग इस चैनल पर जाकर पीछे वाला वीडियो को देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में सारा चीज़ का डिटेल रहेंगे, आप पीछे वाला वीडियो को देख सकते हैं। और अब प्रयास कीजिएगा कि 1 से लेकर अभी 10 तक जो भी क्वेश्चन दी गई है इसमें सबको डिटेल से एक्सप्लेनेशन किया गया है। आप लोग एक दूसरे को मिलाकर देखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आज का हम क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट के मद्देनजर से। अरे जीन पियाजे से संबंधित है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं कि संवेदी पेशीय अवस्था की समय अवधि क्या है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि संवेदी पेशीय अवस्था की समय अवधि क्या है। संवेदी पेशीय अवस्था, तो इससे पीछे वाला वीडियो में सारा चीज डिटेल से बताया गया था, लेकिन आज हम लोग फिर से और डिटेल से देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन में देता है कि 2 से 7 वर्ष। तो हम लोग जानते हैं कि 2 से 7 वर्ष यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का समय है। यह पूर्व संक्रियात्मक समय का अवस्था है 2 से 7 वर्ष तक। अब 7 से 11 वर्ष को देखते हैं, तो 7 से 11 वर्ष यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था माना जाता है। यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था माना जाता है 7 से 11 वर्ष। जन्म से 2 वर्ष, हाँ, जन्म से 2 वर्ष यह पहली अवस्था है जिसको सेंसरी मोटर स्टेज भी कहा जाता है। यह बच्चा इंद्रियों से सीखता है। यहाँ पर ये बच्चा लोगों जो भी सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है, यानी कि सेंस ऑर्गन के माध्यम से सीखने का प्रयास करता है। कब? 0 से लेकर 2 वर्ष की उम्र तक। 11 से 15 वर्ष, तो 11 से 15 वर्ष यह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का समय है। इसमें बहुत सारे क्रिएटिव चीज थिंकिंग करते हैं, इसमें बहुत सारे चीज हाई थिंकिंग करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं इस एज में, जिसको 11 से 15 वर्ष की इसको औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था का समय माना गया है। तो आपको प्रश्न में क्या कह रहा था कि संवेदी पेशी अवस्था की समय अवधि क्या है। संवेदी पेशी अवस्था की समय, तो अपने सेल्स ऑर्गन के थ्रू जानने का प्रयास करेंगे। तो 0 से 2 वर्ष की उम्र में, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, क्योंकि यही है जो सेल्स ऑर्गन के माध्यम से समझ सकता है। यानी संवेदी पेशी अवस्था इसको कहा जाता है, 0 से 2 वर्ष। चलिए अब हम लोग चलते हैं 11 क्वेश्चन के बाद अब 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में कहता है कि पियाजे के अनुसार बच्चा अहम केंद्रित एगोसेंट्रिज्म किस अवस्था में सबसे अधिक होता है।
मैंने क्या कहते हैं, पियाजी महाराज जी क्या कहते हैं कि पियाजे के अनुसार बच्चा अहम केंद्रित ईगोसेंट्रिज्म किस अवस्था में सबसे अधिक होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट के लिए, ऐसा सही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने जितने भी सारा क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीका से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हम लोग फर्स्ट में ऑप्शन देखते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है कि यहाँ बच्चा दूसरे के नजरियों को समझना शुरू कर देता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कहा था कि बच्चा दूसरों के नजरियों को समझना प्रारंभ कर देता ना शुरू कर देता है कि दूसरे की नजरिया क्या है, उससे देख के समझने का भी प्रयास करता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसको बोला जाता है 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 7 से 11 वर्ष कहा जाता है, जिसमें बच्चा दूसरे के नजरियों को समझना शुरू कर देता है। 2 से 7, ये 7 से 11 वर्ष की उम्र तक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक है। बच्चा मानता है कि जैसा वह सोचता है पूरी दुनिया वैसे ही सोचती है। बच्चा का थिंकिंग होता है कि जैसा मैं हूँ वैसा ही पूरा दुनिया है, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष की उम्र को बोला जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चा खुद को समझने लगता है कि जो हूँ सो मैं ही हूँ, हमसे बढ़ के कोई नहीं है, जो मैं बोलूंगा वो सत्य बोलूंगा। ये बच्चा का थिंकिंग हो जाता है। औपचारिक सक्रिय अवस्था, औपचारिक सक्रिय अवस्था ये होता है 11 वर्ष से ऊपर, 11 प्लस, मैंने 11 से 15 वर्ष तक की उम्र को औपचारिक सक्रिय अवस्था कहा जाता है। इसमें यहाँ पर परोपकार और व्यवहार सामाजिक दृष्टिकोण से विकसित कर लेता है, यानी कैसे किसी दूसरे को हेल्प करना है, मदद करना है, हर चीज के बारे में थिंकिंग करना प्रारंभ कर देता है बच्चा। इसी एज में बच्चे लोग फ्यूचर को भी प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर में कैसे कैसे पढ़ना है, क्या करना है, किस चीज को बनना है, ये ओवर थिंकिंग करता है इस एज में, औपचारिक सक्रिय अवस्था में। संवेदी पेशी अवस्था, इस संवेदी पेशी अवस्था में क्या होता है, यहाँ अहम केंद्रित होता है। संवेदी पेशी अवस्था में यहाँ अहम केंद्रण होता है, जहाँ पर अहम केंद्रित भाषा और सोच पूर्व संक्रियात्मक की मुख्य पहचान होती है। समझे, पूर्व संक्रियात्मक की पहचान होती है संवेदी पेशी अवस्था में। तो क्वेश्चन क्या कर रहा था कि पियाजे के अनुसार बच्चा अहम केंद्रित अवस्था, अहम केंद्रित अवस्था जब होते हैं तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 13, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजंस किस अवस्था में विकसित होता है। माने परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस अवस्थाओं में विकसित होती है। अब आता है फर्स्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट में कहता है औपचारिक सक्रिय अवस्था। औपचारिक सक्रिय अवस्था में आप जानते हैं कि जटिल तर्क, वैज्ञानिक प्रयोग और भविष्य में संभावनाओं पर चिंतन इसी अवस्थाओं में होती है। मैंने भविष्य के बारे में निर्धारित की जाती है, डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, हर चीज की थिंकिंग औपचारिक सक्रिय अवस्था में। मूर्त सक्रिय अवस्था, तो मूर्त सक्रिय अवस्था में आप जानते हैं कि यहाँ पर तर्क केवल उन चीजों पर होता है जहाँ पर आंखों के सामने ठोस मौजूद है, जिस चीज को देख कर ही तर्क किया जा सकता है उसको मूर्त। मूर्त कहने का मतलब वस्तु को देख कर, अमूर्त कहने का मतलब वस्तु को देख कर नहीं, अपने मन से। मैंने मूर्त कहने का मतलब वस्तुओं को देख कर ही की जाती है। तो यहाँ पर समझ आएगी कि मूर्त सक्रिय अवस्था का मतलब यहाँ पर तर्क केवल उन चीजों पर ही होता है जहाँ पर आंखों के सामने ठीक मौजूद हो
ठोस चीज हो हम उसको देखकर बता सकते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यहाँ तर्क का अभाव होता है, केवल सहज ज्ञान इंस्ट्रक्शंस ही होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। संवेदी पेशी अवस्था, तो संवेदी पेशी अवस्था में यहाँ पर होता है सेल्स ऑर्गन, यहाँ पर चिंतन केवल तत्कालीन शारीरिक संवेदनाओं पर ही सीमित रहती है। तो इसमें कह रहा था क्वेश्चन की परिकल्पनाओं निगमनात्मक किस अवस्था में होती है, तो औपचारिक सक्रिय अवस्था, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बहुत सारे चीज पे थिंकिंग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, एक बच्चा कहता है कि एक बच्चा अपनी साइकिल को सजीव मानता है क्योंकि वह चलती है, यह पियाजे के किस विचारों को दर्शाता है। तो देखिए बताया गया था आपको जीव आदमी के बारे में, तो चलिए हम लोग इसको पहले एक्सप्लेनेशन करते हैं, इसके बाद आगे समझने का प्रयास करेंगे। एक बच्चा अपनी साइकिल को सजीव मानता है क्योंकि वह चलती है, यह पियाजे के किस विचार को दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देता है स्कीमा। यह साइकिल की पहचान का मानसिक ढांचा हो सकता है, पर सजीव मानना यह विशिष्ट दोष है। मैंने इसमें सजीव नहीं मानेगा, स्कीमा का मतलब ही क्या होता है, पहली बार देखकर उसकी माइंड में व्यवस्थित कर लेना। मैंने यह साइकिल की पहचान का मानसिक ढांचा, यानी मन में वो ढांचा बना लिया कि साइकिल है तो है, उसकी पहली भावना हो जाती है, पर सजीव मानना ये विशिष्ट दोष है, सजीव नहीं मान सकता है, स्कीमा में सजीव नहीं मान सकता। संरक्षण, संरक्षण का मतलब क्या होती है, यह मात्र और आयतन की समझने में संबंधित है, सजीव सजीवता से नहीं है। ये आपको सिर्फ संरक्षण करने का मतलब ठोस वस्तुओं को एक तरह संग्रहण करना, आयतन वगैरह से संग्रहित करना, यह संरक्षण कहलाता है। अब देखिए जीववाद में एनालिज्म, पियाजे के अनुसार छोटे बच्चे हर चलती हुई चीजों को जिंदा मानते हैं। मैंने कि पियाजे ने यह बताया, पियाजे के अनुसार ये माना जाता है कि जीववाद में है क्या, कि एनालिज्म की पियाजे के अनुसार छोटे बच्चे हर चलती हुई चीज को सजीव मान लेते कि वो भाई उसमें जान है तभी तो वो चल पा रहा है, जैसे बस वगैरह है तो सजीव मानते कि ये बस हमारी दौड़ रही थी, चल रही थी, इसका मतलब सजीव, इसमें जान है तब तो चल रही है। तो इस चीज को बच्चों को मानना है, इसी को हम लोग जीववाद में कहते हैं, एनालिज्म कहते हैं। साम्य धारण, साम्य धारण का मतलब क्या होती है कि यह ज्ञान के पुराने और नए अनुभव के बीच संतुलन की प्रक्रिया को समझाता है। साम्य धारण क्या होता है कि पुराने ज्ञान और नए ज्ञान के बीच संबंध को स्थापित करता है, संतुलित करता है, इस क्रिया को साम्य धारण कहा जाता है। तो इसमें क्या कह रहा था कि एक बच्चा अपनी साइकिल को सजीव मानता है क्योंकि वह चलती है, यह पियाजे की किस अवस्था के बारे को दर्शाता है, तो जीववाद। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और आज का अंतिम प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न है यहाँ पर। इस प्रश्न को हम लोग समझते हैं कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण की सही क्रम क्या है। मैंने कि पियाजे के अनुसार सही क्रम कौन है,
तो किस प्रकार से पियाजे ने अपने जीवन की संरचनाओं के बारे में बताया है। तो पहले नंबर चलते हैं कि पियाजे के संगणन विकास के चरण की फर्स्ट में कौन सी चरण था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो जी नहीं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को मध्य में यानी सेकेंड स्टेज बोला जाता है। संवेदी पेशी ये फर्स्ट है, मूर्त ये थर्ड है, औपचारिक फोर्थ है। तो ये ऑप्शन फर्स्ट गलत है। संवेदी पेशी, ये संवेदी पेशी तो है। पूर्व संक्रियात्मक, हाँ ये ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्यों? क्योंकि सबसे पहले नहीं, सबसे पहले संवेदी मैंने सेल्स ऑर्गन, मैंने अपने ऑर्गन के थ्रू ही कोई समझ सकते हैं सेल्स ऑर्गन। सेकेंड में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी फर्स्ट में संवेदी पेशी अवस्था यानी कि 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11, औपचारिक 7 से 11 से लेकर प्लस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। संवेदी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त, औपचारिक, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मूर्त फर्स्ट में नहीं होगा, संवेदी सब नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये सब के बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन किया और डिटेल से आपको बताया भी गया था कि किस किस प्रकार से कैसे कैसे सारा चीज बताया गया था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होती है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होती है, डिटेल से सारा चीज के बारे में आपको बताया गया था। तो आज का वीडियो यहीं तक एंड होता है, क्योंकि अब इससे आगे वाले प्रश्न में विशेष बताया जाएगा जो PYQ से संबंधित, जो जिन पियाजे से संबंधित जितने भी PYQ में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारा चीज क्वेश्चन 2012 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जिन पियाजे से संबंधित सभी प्रश्नों का एक सीरीज लेकर आऊंगा, जिसमें जितने भी एग्जाम में अभी तक जिन पियाजे से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों का एक सीरीज लेकर आऊंगा, जिसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। तो ये सेशन आज का कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में जवाब दें, और ये वीडियो अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक करें। वो अगले वीडियो इसी तरह का से एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे, पूरा आंसर के साथ, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। और जितने भी आपके दोस्त हैं सीटेट से तैयारी करने वाले उनके पास ये वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करवाने का प्रयास करें, क्योंकि सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए बनाई गई है चैनल। तो आज का सेशन हम यहीं तक एंड करते हैं। अगले वीडियो में इससे आगे के टॉपिक होंगे जो MCQ लेकर आएंगे, जो PYQ में क्वेश्चन पूछे गए हैं जिन पियाजे से संबंधित, मुझसे भी क्वेश्चन आगे को भी देखने को मिलेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।